हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस के पीटी 365 की मैगजीन जो कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की है 2021 के लिए उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए सेंटर स्टेट रिलेशंस का पार्ट 5 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। देखिए, शुरुआत करेंगे इसके अंदर पहले टॉपिक से। ठीक है, ये तो हेडिंग हो गई सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब पहला टॉपिक इसका है वो है 6th शेड्यूल का। जानते हैं ये बात न्यूज में क्यों रही है बच्चों? देखिए, न्यूज में यूं रही है कि अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली है इन्होंने एक मत पास करा है, एक रेजोल्यूशन पूरी ही स्टेट को 6th शेड्यूल के अंदर डालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कहता है कि आप अरुणाचल प्रदेश को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर डाल दो। अब इसलिए 6th शेड्यूल की जो बात हुई है तो हम आर्टिकल नंबर 371 को सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 371 से लेके आर्टिकल नंबर 371 जे तक के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 371 है वहां से लेके आर्टिकल नंबर 371 जे जो है इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन दी गई हैं, कुछ 11 स्टेट्स को, 11 स्टेट्स को। क्यों दी गई है? ताकि वहाँ पे जो वहाँ के कल्चर है, वहाँ का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इसे प्रोटेक्ट कर सके, जो वहाँ के ट्राइब रहती हैं वहाँ पे, या वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं स्टेट्स के, उन सबके कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और वहाँ पे जो स्टेट्स के अंदर कुछ जगहों पे डिस्टर्ब है लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, उससे भी डील करा जा सके। तो इसलिए ये प्रोविजंस रखी गई और ये आर्टिकल उससे डील करते हैं। अब कुछ बैकग्राउंड समझेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखिए, पहले क्या था, पहले भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड करा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो और वेव करो आर्टिकल नंबर 371H को, और साथ में अरुणाचल प्रदेश को भी यहाँ पे आप आर्टिकल नंबर 371A और आर्टिकल नंबर 371G की लाइंस पे रखो, जैसे कि आपने नागालैंड और मिजोरम को रखा है। देखिए, आर्टिकल नंबर 371A जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है और आपका आर्टिकल नंबर 371G जो है वो मिजोरम से रिलेटेड है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ने भी कहा कि हमको भी इसी लाइन पे हमको भी डालो। ठीक है, अब ये दोनों आर्टिकल ऐसे क्या हैं जिससे अरुणाचल प्रदेश भी कह रहा है कि हमको ऐसे ही आप इसके अंदर डाल दो, इसी लाइन पे हमारा भी होना चाहिए। देखिए, आर्टिकल नंबर 371A और आर्टिकल नंबर 371G ये स्पेशल प्रोटेक्शन देता है रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को लेके, या कुछ कस्टमरीज लॉस को लेके, या जो ओनरशिप या ट्रांसफर है लैंड का ट्राइबल पीपल की उनको लेके। ठीक है, जो कि स्टेट नागालैंड की है और मिजोरम की है, इन दोनों की जगह पे प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल नंबर 371A और 371G। तो भाई ऐसा कुछ फायदा देता है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश ने भी कहा कि हमको भी रखो इसमें। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 371H जिसकी बात हुई है, ये यहाँ पे क्या कहता है, ये भाई कहता है भाई स्टेट का जो गवर्नर होगा, ठीक है, स्टेट का जो गवर्नर होगा उसके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लॉ एंड ऑर्डर को लेके उस स्टेट की, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो अपने फंक्शंस वगैरह को डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, अब अभी क्या चल रहा है प्रेजेंटली आपको बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसके पास बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है। ये एक्ट 1873 का है। ये एक्ट रोक लगाता है, ये पूरे ही भारत के नागरिकों पे, सारे सिटीजन जो इंडिया पे हैं उन पे रोक लगाता है कि आप अरुणाचल प्रदेश में एक वैलिड इनर लाइन परमिट के जो है सिवा नहीं एंटर कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास इनर लाइन परमिट नहीं है तो आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। पूरे देश के नागरिकों को, पूरे देश के सिटीजन्स पे इस बात पे रोक लगाया गया है। समझ गई बात? अब आप कहेंगे अच्छा ये इनर लाइन परमिट क्या होता है जिसके बिना हम अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते, एंटर नहीं कर सकते? देखिए, इनर लाइन परमिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडियन सिटीजन को अलाउ करता हो कि भाई वो आप जो है वो किसी भी जो है विजिट कर सकते हो या स्टे कर सकते हो स्टेट में जो प्रोटेक्ट करी गई है अंडर इनर लाइन परमिट। समझिए, ऐसी स्टेट जो प्रोटेक्ट करी गई है इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंदर, अगर आपको उस स्टेट के अंदर जाना है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इस डॉक्यूमेंट का नाम होगा इनर लाइन परमिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई?
तो ये ब्रिटिश के ज़माने की बात है, ये ब्रिटिश एरा रेगुलेशन की बात है अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, ये 1873 का था, है ना। कि यहाँ पे ये इन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि क्राउन का जो भाई उस समय भाई महारानी के खुद के कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए काम उन्होंने किया था कि भैया आप इनर लाइन परमिट के अलावा इन स्टेट्स में अंदर नहीं जाओगे। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को प्रोटेक्ट करा गया था इनर लाइन परमिट से। बाद में मणिपुर को भी ऐड कर दिया गया था, ठीक है। अब ये तो हमने इंडियन सिटीजन की बात करी। अब परमिट फॉर फॉरेनर्स क्या है, फॉरेनर्स के लिए क्या परमिट है। देखिए हर एक फॉरेनर, इसमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है एक कंट्री का, वो कंट्री है भूटान। भूटान के लोगों को छोड़ के बाकी सारे जो भी फॉरेनर होंगे जो चाहते हैं और रुकना चाहते हैं ऐसे प्रोटेक्टेड या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, इनको यहाँ पे एक स्पेशल परमिट पाना होगा। और वो स्पेशल परमिट है भैया प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, या आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। ये कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी से उन्हें लेना होगा, तभी वो ऐसे एरिया में जा सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझते हैं जो मेन बात है भाई 6th शेड्यूल की। तो 6th शेड्यूल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए 6th शेड्यूल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो पावर देता है ट्राइबल कम्युनिटीज को। ट्राइबल कम्युनिटीज को पावर देता है कि आप ट्राइबल एरियाज जो कि असम के हैं, मेघालय के हैं, त्रिपुरा के हैं और मिजोरम के हैं, इसे आप एडमिनिस्टर करोगे, ठीक है। किसके अंदर, अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 244 पार्ट 2 और 275 पार्ट 1 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। अब ये दोनों क्या कहते हैं समझते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 244 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज की, मतलब कुछ एरियाज के लिए जो है एक स्पेशल सिस्टम होगा जिस हिसाब से उन एरिया को एडमिनिस्टर करा जाएगा, ठीक है। और ऐसे एरियाज जो डेजिग्नेट करे गए हैं शेड्यूल एरियाज के तौर पे या ट्राइबल एरियाज के तौर पे, ऐसे एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होगा। तो आर्टिकल नंबर 244 ये कहता है। और आर्टिकल नंबर 275 कहता है, एक प्रोविजन देता है फॉर स्टैट्यूटरी राइट्स, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स टू बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट्स नहीं ग्रांट्स है। आर्टिकल 275 मेक्स प्रोविजन फॉर स्टैट्यूटरी ग्रांट टू बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ऐसी ग्रांट जो है इनको कुछ इसमें अंदर स्पेसिफिक ग्रांट होंगी जिसकी वजह से हम जो शेड्यूल ट्राइब है उसको उसके वेलफेयर के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए पैसा खर्चा करेंगे, या जो एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ का लेवल है शेड्यूल एरिया का स्टेट के अंदर, उसे हम उसका लेवल बढ़ाने के लिए पैसा खर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल ग्रांट्स आ जाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से आई हो। अब देखिए ऐसे एरियाज की हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पे यहाँ पे रजिस्टर किया गया है। कौन कौन से एरिया हैं ये। एक आसाम की अगर हम बात करें तो आसाम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल आता है, उसके साथ कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल आता है, और उसके बाद दीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आता है। फिर अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आता है, उसके साथ जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आता है, और उसके साथ खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आता है। उसके बाद अगर हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आता है। और आखिरी में अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के अंदर एक चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आएगा, साथ में लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आएगा, उसके साथ मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आएगा। तो ये सब कुछ एरियाज है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया है। आइए कुछ और बात भी जान लेते हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल के अंदर डालने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी जो कि आर्टिकल नंबर 368 के बाहर होगा। अब यहाँ पे देखिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे तभी अरुणाचल प्रदेश को डाला जाएगा 6th शेड्यूल में। उसके साथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये जो आर्टिकल 338A है, इसने भी रिकमेंड करा है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को एक ट्राइबल एरिया बनाया है अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब जो यूनियन टेरिटरी हमारी लद्दाख की है, यूटी जो है, ये भी ट्राइबल एरिया है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 6th शेड्यूल को एग्जेम्प्ट करता है, 6th शेड्यूल वाले जो एरियाज हैं उनको एग्जेम्प्ट करता है और इनर लाइन परमिट वाले एरियाज को भी एग्जेम्प्ट करता है, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो एग्जेम्प्ट करता है इन दोनों एरियाज को। अब देखिए एक चार्ट के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या आखिरकार फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं 6th शेड्यूल के। देखिए पहला देखिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल,
उसके साथ ऑटोनोमस रीजन और पावर ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में देखिए 26 इलेक्टेड प्लस 4 नॉमिनेट बाय गवर्नर्स फॉर 5 ईयर टर्म, इतने लोग होते हैं। उसके बाद ऑटोनोमस रीजन की बात करें तो ये डिवाइड करी जाती है बाय गवर्नर अमंग डिफरेंट डिफरेंट जो ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके बीच में। और जो पावर होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वो समझते हैं। देखिए लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो पावर होती है गवर्नर के हाथ में, और विद ड्यू अप्रूवल पावर टू लिमिट सेंट्रल या स्टेट एक्ट बाय गवर्नर अप्रूवल। मान लीजिए सेंट्रल या स्टेट का कोई एक एक्ट आया है तो वो यहाँ पे अगर लागू करना है इन सारे एरियाज में तो गवर्नर का अप्रूवल लगेगा। गवर्नर डिसाइड करेंगे कि इसको ऐसे का ऐसे ही लागू करना है या इसमें कुछ चेंजेस करिए या इसको लागू यहाँ नहीं करना है, ये सब गवर्नर के हाथ में रहेगा। उसके बाद पावर ये होती है टैक्स रेवेन्यू की, तो कलेक्शन प्लस ग्रांट एड यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती है। रेगुलेशन की बात करें तो पावर्स स्कूल्स डिस्पेंसरी मार्केट रोड वगैरह को रेगुलेट करने की पावर होती है। उसके बाद जुडिशियल की बात करें तो विलेज कोर्ट्स है ना, जो ट्राइबल केसेस हैं उनको ट्राई करने के लिए, और हाई कोर्ट का जुडिक्शन जो है जैसा भी स्पेसिफाइड करते हैं गवर्नर उस हिसाब से होता है। तो ये एक फायदा होता है आपका 6 शेड्यूल वाले एरियाज को। अब आप कंपेयर करोगे अगर 5th और 6th शेड्यूल को तो समझते हैं। देखिए एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, ये 5th शेड्यूल जो है वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात झारखंड महाराष्ट्र उड़ीसा और राजस्थान में लागू होता है। वही जगह 6th शेड्यूल आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है। काउंसिल को क्रिएट करने की बात करें तो 5th शेड्यूल में ये स्टेट लेजिस्लेचर के एक एक्ट के थ्रू काउंसिल क्रिएट होती है, लेकिन 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स प्रोवाइड करी जाती हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब आज़ादी की बात करें, ऑटोनॉमी की बात करें तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन द 5th शेड्यूल एरियाज। लेकिन 6th शेड्यूल की बात करें तो क्या है, ग्रेटर ऑटोनॉमी, यहाँ पे इनको आज़ादी 5th शेड्यूल से ज़्यादा दी जाती है। 5th शेड्यूल के जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ये एक लौती एडवाइजरी पावर्स इनके पास होती हैं, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है इनके पास लेकिन बहुत ज़्यादा पावर होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बहुत ही अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि बोलता है बोरोइंग पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जानते हैं ये बात पहली चीज तो न्यूज में क्यों रही। देखिए रिसेंटली हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग लिमिट को बढ़ा दी स्टेट्स के लिए टू 5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2020-21 टर्म फ्रॉम 3%। पहले 3% थी, इसे बढ़ा के अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बोरोइंग लिमिट को स्टेट्स के लिए 5% कर दिया है। समझते हैं क्या है क्या नहीं है, मतलब समझे, यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, कोई बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। देखिए अभी क्या करा है कि सेंट्रल की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट को 3% से बढ़ा के 5% कर दिया है, जो कि इनकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का होगा। मतलब अब ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 5% जो है वो बोरो कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा यहाँ पे चार्ट के थ्रू देखते हैं, बोरोइंग पावर्स देखते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जानते हैं। तो अंडर आर्टिकल 292 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, मतलब ये यहाँ पे जो है बोरो कर सकती है ना, टू द लिमिट सेट बाय पार्लियामेंट। इनके पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू बोरो सब्जेक्ट टू लिमिट सेट बाय पार्लियामेंट। इनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन आर्टिकल नंबर जो 292 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये पावर लिमिटेड है बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट्स के लिए। ठीक है, सेंट्रल यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड है लेकिन यहाँ पे स्टेट लिमिटेड है। उसके बाद टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन की बात करूं तो सेंटर जो है इसके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आराम से डोमेस्टिकली मतलब अपने देश के अंदर भी पैसा उधार मांग सकती है और फॉरेन मतलब अब्रॉड से बाहर से भी पैसा ले सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ लोन जो लेगी वो डोमेस्टिकली लेगी, मतलब देश के अंदर ही लेगी। अब कुछ दूसरी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सेंटर के लिए, लेकिन स्टेट के लिए है कि भाई स्टेट यहाँ पे बोरो करेगी अपॉन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो सिक्योरिटी लगेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की, और ये लोन वगैरह जो है वो नहीं ले सकती इफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस लोन इज ड्यू टू द सेंटर। अगर सेंटर के ऊपर मतलब सेंटर से अगर इन्होंने कुछ पहले पैसा लिया है और अगर बकाया है वो पैसा, तो फिर से ये लोन मांग नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ इनके पास जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगी। पहली चीज तो ये कि मैं आपको कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के बारे में बताना चाहूंगी। CSF क्या होता है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है। देखिए रिसेंटली
विद रेवेन्यू सोर्सेज ड्राइंग अप ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत सारा जो सरकार को इनकम वगैरह होती थी, रेवेन्यू होता था, वो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, वो पैसा नहीं मिल पाया। तो अब क्या हुआ कि स्टेट चाहती है कि सेंटर यहाँ पे कुछ नॉर्म्स यहाँ पे रिलैक्स करें, यूज़ करके अपना मनी अक्यूमुलेटेड जो कि इनके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में, तो सेंटर यहाँ से क्या करे कि भाई स्टेट्स चाहती है कि सेंटर यहाँ पे अपने कुछ नॉर्म्स रिलैक्स कर दे कि भाई जो आपका कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड होता है उसको यूज करने से रिलेटेड। अब कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है, देखिए इसको सेटअप किया गया था 1999-2000 मतलब 1999 के आसपास। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इसको सेटअप किया था ताकि जो रिडेम्पशन है मार्केट लोन्स का स्टेट्स के उसे मीट कर सके। ठीक है, जो मार्केट से लोन लिया होता है स्टेट ने उसे वापस लौटाने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से स्टेट पैसा ले लेंगे। अब ये क्या होता है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, देखिए ये एक रिजर्व फंड है जिसे स्टेट्स बनाती हैं फॉर एमोर्टाइजेशन ऑफ देयर डेब्ट ऑब्लिगेशन। जो भी इनको भैया पैसा वगैरह देना है, लोन वगैरह जो इन्होंने लिया है, पैसा वगैरह देना है, तो उसके लिए ये इससे पैसा निकाल के दे सकती है। और स्टेट की जो गवर्नमेंट है ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को मेंटेन करती हैं रिजर्व बैंक के पास, है ना, एज बफर्स फॉर रीपेमेंट फॉर देयर लाइबिलिटी। ठीक है, एक बफर पैसा है, समझ लीजिए कि भैया मान लीजिए ये लाइबिलिटी अपनी नहीं पे कर पाई, अपने लोन नहीं पे कर पाई, तो इससे पैसा निकाल के लोन अपने पे कर देंगे। अब देखिए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की स्कीम के अंदर जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है 1 से लेके 3% तक का जो इनका एनुअल आउटस्टैंडिंग डेब्ट लाइबिलिटी होती है इस फंड में, वो कंट्रीब्यूट करती हैं ताकि यहाँ पे एक बफर बने और ये रीपेमेंट कर सके अपने फ्यूचर में अपनी इन्हीं लाइबिलिटीज का। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था बच्चों कि कुछ 11 स्टेट्स ने यहाँ पे सेटअप किया था इस सिंकिंग फंड को। बाद में 12th फाइनेंस कमीशन आई जो कि 2005 से 2010 तक चली। इसने रिकमेंड करा कि सारी स्टेट्स ऐसा सिंकिंग फंड बनाएं ताकि बाद में जो है एमोर्टाइजेशन वो कर सकें अपने लोन का। ठीक है, एमोर्टाइजेशन कर सके अपने लोन का, मतलब ये बाद में जो अपना है लोन वगैरह चुका सके। इसमें आपका लोन बैंक से हो सकता है या लाइबिलिटीज हो सकती है ऑन अकाउंट ऑफ NSSF। NSSF क्या होता है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, या जो भी पैसा लिया हो इन्होंने। ये फंड देखिए ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से अलग मेंटेन किया जाता है ना, इन दी पब्लिक अकाउंट, एंड ये यूज नहीं करा जाता किसी दूसरे पर्पस के लिए एक्सेप्ट फॉर द रिडम्पशन ऑफ लोन। लोन को लौटाने के अलावा किसी और पर्पस के लिए पैसा खर्चा नहीं करा जाता। तो इससे क्या होता है, अच्छा खासा फिजिकल गवर्नेंस हो जाती है इसमें भैया। फालतू अगर मान लीजिए बाद में पैसा वैसा कम भी पड़ जाता है तो स्टेट वगैरह पैसा ले लेती हैं, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, तो ये अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिकल नंबर 370 का। न्यूज में क्यों रहा पहले ये समझते हैं। देखिए पिछले साल अगस्त में क्या हुआ, 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया जब से हमारा आर्टिकल नंबर 370 और 35A को हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 370 और 35A है क्या। देखिए आर्टिकल नंबर 370 जो है इसके पास ये इसमें क्या था कि टेम्परेरी प्रोविजन थी विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेके, जिसने स्पेशल पावर दे रखी थी वहां की स्टेट को कि अपना खुद का वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 370 के हिसाब से डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस और कम्युनिकेशन को छोड़ के पार्लियामेंट को वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी मर्जी लेनी होगी बाकी सारे लॉज को वहां पे लागू करने के लिए। उसके साथ आर्टिकल नंबर 35A जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये था कि भैया यहाँ पे ये आर्टिकल नंबर 370 से ही निकला था और इसने जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को ये पावर दे रखी थी कि परमानेंट रेसिडेंट्स कौन होंगे स्टेट के वो आप बताओगे और उनका स्पेशल राइट और उसके स्पेशल प्रिविलेजेस उनको मिलेंगे और ये सब डिफिनेशन आप दोगे कि आखिरकार वो लोग कौन होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बैकग्राउंड, मतलब ये कुछ आर्टिकल 370 और 35A है। अब हम समझेंगे बैकग्राउंड के बारे में। तो कैसे क्या शुरुआत हुई जानते हैं। देखिए ये बात कुछ 1948 की है जब इंडियन गवर्नमेंट ने साइन करा ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को रूलर के साथ में जो कि कश्मीर के रूलर थे, ताकि भाई कश्मीर का प्रोटेक्शन करा जा सके पाकिस्तान के एग्रेशन से। आप जानते हैं पाकिस्तान वहां पे उसको हड़पने के लिए अपने फोर्सेस भेजने लग गया था आज़ादी के बाद ही। तो वहां के रूलर ने क्या करा था कि वो हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे साथ एक जो है वो अग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लो। तो हमने 1948 में इसको साइन कर लिया। अब ये जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन थी इसको साइन करने के बाद आर्टिकल नंबर 370 को इंसर्ट करा गया पार्ट नंबर 21 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो ये कहता था कि भाई टेम्परेरी
ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे रही थी। ठीक है, इस आर्टिकल के हिसाब से सेंटर को जरूरत थी कि वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की, वहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट है उसकी मर्जी लेगा कोई भी लॉ को अप्लाई करने के लिए, है ना, एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन। इन 4 चीजों को छोड़ के बाकी अगर कोई भी लॉ सेंटर को वहां पे अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी की जरूरत पड़ती। साथ में जो स्टेट के रेजिडेंट थे, मतलब स्टेट में वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले जो लोग थे, जो एक सेपरेट सेट ऑफ लॉ के अंदर रह रहे थे क्योंकि उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, है ना, जैसे कि सिटीजनशिप को लेके या ओनरशिप को लेके प्रॉपर्टी की, या इनका खुद का पीनल कोड चल रहा था, या आपका फंडामेंटल राइट चल रहा था एज कम्पेयर टू अदर सिटीजन, तो इनके पास सब कुछ अलग अलग था। अब हुआ क्या कि अगस्त की बात है 2019 में जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, इन्होंने एक प्रोमलगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर। ये 2019 का ये ऑर्डर लेकर आए जो कह रहा था कि जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अब ये इस जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में भी लागू हो जाएंगे। इसका मतलब ये था कि जो सारी प्रोविजन है जो फॉर्म हुई हैं, जो फॉर्म करती हैं द बेसिस ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ये खत्म कर दी जाएंगी। मतलब जो सारी प्रोविजन जो कहती हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का अलग का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये इस ऑर्डर के साथ ये सारी की सारी प्रोविजन खत्म हो गई। और इसके साथ क्या हुआ कि आर्टिकल नंबर 35A भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, क्योंकि भाई 370 खत्म हुआ तो वो भी खत्म हो गया। साथ में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 का, इसको भी पार्लियामेंट ने पास करा। इससे क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करा गया और इसको डिवाइड करा गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। एक यूनियन टेरिटरी का नाम था भाई जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी का नाम था लद्दाख। अब फर्क ये था कि जम्मू एंड कश्मीर की जो डिवीजन थी यूनियन टेरिटरी की, इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली खुद की थी, लेकिन लद्दाख के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो ये एक नॉर्मल यूटी है। इतनी बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे और चीजों को जानेंगे, वो भी चार्ट के थ्रू। अब देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस क्या रहे इस मूव के, ना। इम्प्लीकेशन ये रहे कि भाई कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर, मतलब अब इंडियन जो संविधान है, जो हमारा भारत का संविधान है, वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा। साथ में इनका कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा जो अभी तक था। साथ में जम्मू एंड कश्मीर असेंबली जो है उसका 5 साल का टेन्योर होगा, पहले 6 साल था, अब ये घटा के 5 साल कर दिया गया। और उसके साथ रणबीर पीनल कोड, जो इनका खुद का अलग का पीनल कोड चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उसको रिप्लेस कर दिया गया इंडियन पीनल कोड से, जो पूरे देश में लागू होता है। साथ में आर्टिकल नंबर 356, इसके अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है ये अब किसी भी स्टेट में इम्पोज हो सकता था, ये अब यूटी जो जम्मू एंड कश्मीर की है यहाँ पे भी इम्पोज हो सकेगा। साथ में सेंट्रल कोटा लॉस इन स्कूल कॉलेज एडमिशन और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये सबको अप्लाई होंगे। जो भी सेंट्रल के कोटा होंगे, जो सेंट्रल कोटा लगाएगा लॉ, जो भी लॉ लेकर आएगा कोटा को लेके सेंट्रल स्कूल या कॉलेज के एडमिशन में या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में, ये सब भी यहाँ पे अब अप्लाई होने लगेंगे। साथ में जो लोग हैं दूसरी स्टेट के, अब वो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे और यहाँ पे रह सकेंगे। और उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। और कई सारी प्रोविजन जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जिसकी वजह से ये था कि जो नेटिव औरत होगी, जो वहाँ की रहने वाली औरत होगी, अगर वो शादी कर लेती है किसी बाहर की स्टेट के आदमी से, तो उसको जमीन जायदाद नहीं मिलेगी, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है वो यहाँ पे खत्म कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई। अब किस तरीके से हुआ यहाँ पे देख लेते हैं, हाउ डिड इट हैपन। देखिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया अंडर आर्टिकल 371 टू अमेंड दी आर्टिकल 367। तो ये ऑर्डर आया, उसके बाद इसने अलाउ करा एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट का है अंडर आर्टिकल 371 पार्ट 3 टू मीन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इफेक्ट में कैसे आया, देखिए आर्टिकल नंबर 371 पार्ट 1, यहाँ पे इसने क्या किया, अमेंड करा आर्टिकल नंबर 367 को, ताकि अमेंड किया जा सके आर्टिकल नंबर 370 पार्ट 3। और इससे क्या हुआ कि इसने अलाउ करा कि अब आर्टिकल नंबर 370 जो है वो रिपील हो गया। ठीक है, मतलब आर्टिकल नंबर 370 पार्ट 3 यहाँ पे अमेंड हुआ और आर्टिकल नंबर 370 जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम रिलेटेड डेवलपमेंट्स क्या हुए वो समझते हैं एक साल में, तभी हम लोग एक साल देख रहे हैं और हम पुराना समझ के चलेंगे। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट आया था 1989 में, है ना। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे अमेंड करा जम्मू एंड कश्मीर पंचायत
राज एक्ट को, ताकि यहाँ पे सेटअप करे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को, जो गवर्नेंस जो नई गवर्नेंस यूनिट थी जम्मू एंड कश्मीर की वहाँ पे, और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करे प्रोविजंस 73rd अमेंडमेंट के भी। अब न्यू स्ट्रक्चर क्या था? न्यू स्ट्रक्चर अगर देखें तो जो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, है ना, ये अब रिप्लेस करती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स को जो पुराने होते, और ये हेड करे जा रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें एमपीज, एमएलएस और एमएलसीज वगैरह इसके मेंबर थे, और जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर थे वो उसके मेंबर सेक्रेटरी थे। अब जो नया स्ट्रक्चर था इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी थी। साथ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इनके पास एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के होते, और इनको हेड करा जाता एक चेयरमैन के द्वारा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में से एक चेयरमैन को निकाला जाता। टर्म जो ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, वो 5 साल का होता, और ये सारी काउंसिल जो है इनका जुरिस्डिक्शन उस पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका राज चलता है, इनका जुरिस्डिक्शन होता, एक्सक्लूडिंग दोज एरियाज, उन एरियाज को छोड़ के जिनको डेजिग्नेट करा गया है म्युनिसिपैलिटी के तौर पे या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर पे। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शन की बात करें तो ये क्या काम करते हैं, ये प्रिपेयर और अप्रूव करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लान को, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा करना है, इसके लिए 5 स्टैंडिंग कमेटी थी। एक थी आपका फाइनेंस से, फिर डेवलपमेंट से, तीसरी थी पब्लिक वर्क के लिए, चौथी थी हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, और 5वीं थी वेलफेयर के लिए। अब इसको बनाया जाने लगता हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में। उसके साथ ये काउंसिल जो है वो देखती फंक्शंस जो कि हल्का पंचायत एंड ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के थे, इनको सेटअप किया गया था अंडर आर्टिकल नंबर 1989, सॉरी अंडर आर्टिकल सॉरी अंडर एक्ट 1989। ठीक है, अब जो स्कोप था फंक्शंस का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, इनको एम्पलीफाइड करा गया। कैसे? इसके अंदर प्लानिंग प्रोसेस को डाला गया, जो प्लानिंग प्रोसेस जो था उसको दे दिया गया डायरेक्टली टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब प्लानिंग प्रोसेस जो है वो करते पूरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करते। साथ में पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड वगैरह जो थे इनके पास जो है ये सेंट्रल थे, यहाँ यही सेंटर थे यहाँ प्लानिंग और डेवलपमेंट के, लेकिन अब इनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल थी इनके अंदर जो प्लानिंग का काम था उसको दे दिया गया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, उसके बाद सेंटर अमेंड लैंड लॉस इन जम्मू एंड कश्मीर, सेंटर ने लैंड लॉस को अमेंड किया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सरकार ने यहाँ पे जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट है उसे ओमिट करा, हटाया सेक्शन नंबर 17 से जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के, जो डील करता था विद द डिस्पोजल ऑफ लैंड इन यूटी। देखिए आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35 एक के रिपील होने से पहले अगस्त में जो नॉन रेजिडेंट्स थे वो आप जानते हैं कि वहाँ पे वो कोई भी ज़मीन वगैरह या इमोबल प्रॉपर्टी वगैरह जम्मू एंड कश्मीर में खरीद नहीं सकते थे, तो ये बात को हटा दिया गया, आप खरीद सकते हैं। और नए लॉज के अंदर सरकार जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती थी लैंड को अब किसी भी पर्सन के फेवर में या किसी भी इंस्टीट्यूशन के फेवर में, ताकि हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रमोट कर सके। मान लीजिए कि कोई बंदा है जो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल लाना चाहता है, कुछ भी लाना चाहता है हेल्थ केयर की, या फिर कोई स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बनाना चाहता है, तो सेंटर यहाँ पे ज़मीन, वहाँ की ज़मीन जो है उस पर्सन को या उस इंस्टीट्यूशन को दे सकती है, अब हकदार है। साथ में अमेंडमेंट्स, हालांकि इसके अंदर कोई भी ट्रांसफर नहीं था एग्रीकल्चर लैंड का नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट को। ठीक है, ऐसा नहीं था कि भैया एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट को दे देंगे, ऐसा अमेंडमेंट के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ है। और लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल को भी पास करा है 2020 में। बिल में क्या है कि अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना जाएगा। जो यूटी हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे कश्मीरी, डोगरी और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी। पहले क्या था कि सिर्फ इंग्लिश और उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज थी पुरानी वाली जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में। उसके साथ जो पार्ट नंबर आपका 17 है, ठीक है, जो पार्ट नंबर 17 है आर्टिकल नंबर 343 से लेके आर्टिकल नंबर 351 तक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। और आर्टिकल नंबर 343 कहता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की होगी वो हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में। ये बात हमने पढ़ी होगी जब हम पढ़ रहे थे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो यहाँ पे हमारा होता है ये पार्ट कंप्लीट।
So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS. If you want to enjoy the one daily question on Reels, just follow us on Instagram. Along with this, if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.